बच्चों ऐसे लिखिए, वेलोसिटी सेलेक्टर इज अ रीजन. Velocity selector is a region where both electric field and magnetic field exist mutually perpendicular and charge particles of a particular velocity goes undeviated in this region. बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर एक रीजन होता है, एक जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं. इस जगह से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाते हैं. मतलब किसी वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के काम आता है ये रीजन. ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे हमने सपोज कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह -z एक्सिस पर है और यहीं पर इसी जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल अलोंग x एक्सिस है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग -z एक्सिस है, इस तरह से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए. अब बच्चों मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q और मास m है. वो चार्ज पार्टिकल इस रीजन में इस तरह से अंदर आए, ऐसे. तो सबसे पहली बात तो यहां पर तुम ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट. आप देख सकते हो कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव. तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस जगह आएगा, इस रीजन में आएगा, कौन से रीजन में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हें अपने मन में क्या सोचना है पहले वो देख लो. मन में क्या सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इधर रहा होगा हाई पोटेंशियल, ये मन में सोचना है. इधर रहा होगा हाई पोटेंशियल और इधर रहा होगा लो पोटेंशियल. तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. तो जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा तो पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. तो इस चार्ज पार्टिकल पे अंदर आने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगेगा, ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स. जब ये चार्ज पार्टिकल इस जगह अंदर आएगा तो ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स. सबसे पहले मुझे यस और नो में रिप्लाई कर दो, इतनी बात समझ में आई या नहीं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो वो कैसे आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से आया होगा, वो आपको मन में सोच लेना है. और जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अंदर आया तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट. F इज इक्वल टू QE. चलिए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं है. मैं रिपीट कर दूं अपनी बात, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 या 180 डिग्री का एंगल नहीं है. वेलोसिटी z एक्सिस पे, सॉरी, j कैप पर बनी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड -k कैप पर बना हुआ है. तो मैग्नेटिक फोर्स होगा. तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी से सभी बच्चे लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए. फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लीजिए
फर्स्ट फिंगर को इनटू द पेपर रख लीजिए, फर्स्ट फिंगर को इनटू द पेपर रख लीजिए और मिडिल फिंगर को वाई एक्सिस पर रख दीजिए, क्योंकि मिडिल फिंगर करंट के अलोंग आती है और पॉजिटिव चार्ज के चलने के अलोंग ही करंट मानी जाती है। तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही आपने अपने मिडिल फिंगर कर दी और फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर कर दी। तो सभी बच्चों का जो थंब है, लेफ्ट हैंड से देखना भाई, राइट से नहीं देखना, सभी बच्चों का जो थंब है वो इस तरह से आ गया होगा। ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैग्नेटिक फोर्स माइनस आई कैप, मैग्नेटिक फोर्स माइनस आई कैप, जल्दी बोलो। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। तो अगर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, अगर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगी तो पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गए तो चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फोर्स के दो ही फॉर्मूले सिखाए हैं, एक तो QE और दूसरा KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है ना। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो F इज इक्वल टू QE। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, तो QVB साइन 90 है, QVB साइन 90 है। तो Q से हो गया Q कैंसिल, साइन 90 हो गया 1, तो V इज इक्वल टू आ गया E अपॉन B, V इज इक्वल टू आ गया E अपॉन B। तो इसका ये मतलब हुआ वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल इस रीजन में फेंके जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर है, वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर है, वो यहां से अनडेविएटेड निकल जाएंगे, वो यहां से अनडेविएटेड निकल जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होंगे। अब इसका ये मीनिंग हुआ अच्छे बच्चों कि फॉर एग्जांपल तुम मुझे कहते हो कि सर हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हैं, हमें इनमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी लेट्स से 1000 मीटर पर सेकेंड, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना है। मतलब बहुत सारे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमें पर्टिकुलर वो चार्ज पार्टिकल अलग करने हैं जिनकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं तुम्हें क्या एडवाइस करूंगा, ठीक है तुम्हारे पास बच्चों बहुत सारे हैं, कोई 1100 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं, 1200, 1000, 1500, 2000 वाले भी हैं, 500 वाले भी हैं, 400 वाले भी हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि हम 1000 वाले पार्टिकल्स को अलग करें और मान लो 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आपको किसी जगह उन पार्टिकल्स का कोलिजन कराना है, राइट। हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल्स का कोलिजन किसी टारगेट पे कराना है। तो तुम्हारे पास अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हैं, तो तुमने मेरे से हेल्प मांगी, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि प्यारे बच्चों जिस जगह कोलिजन कराना है उससे पहले बिफोर दैट टारगेट, बिफोर दैट लोकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एस्टेब्लिश कर दो, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एस्टेब्लिश कर दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो उतना ले लो जितनी वेलोसिटी से तुम्हें टारगेट पे कोलिजन कराना है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का रेशियो 1000 ले लूंगा और वो वहां पे एस्टेब्लिश कर दूंगा। उसके बाद अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स को इस रीजन में भेज दो, तो जो 1000 मीटर पर सेकंड वाले होंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाके टारगेट को हिट करेंगे, बाकी कोई लेफ्ट चला जाएगा तो कोई राइट चला जाएगा, मतलब बाकी सब डेविएट हो जाएंगे और पर्टिकुलर 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले स्ट्रेट लाइन पे जाके टारगेट को हिट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं इस रीजन की हेल्प से। इसीलिए इस रीजन को, इस सेटअप को
हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके कह दो यस सर। जिन पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के रेशियो के बराबर होगी, उन पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, वो अनडेविएटेड इस रीजन से निकल जाएंगे। इसलिए ये रीजन वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के काम आता है, इसलिए इसको वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन कहते हैं। कूल, चलो आगे। ओके, एक सवाल लिखो। ओके पलक, सवाल लिखो एक। अ चार्ज पार्टिकल, a charge particle moves with constant velocity. A charge particle moves with constant velocity in a gravity-free space. In a gravity-free space. Which of the following possibility may be there? Which of the following possibility may be there? A charged particle moves with constant velocity in a gravity-free region. Which of the following possibility may be there? एक charge particle किसी जगह constant velocity से चल रहा है, तो उस जगह इनमें से क्या possibility हो सकती है? May be there, हो सकती है, हो सकती है। टेक योर टाइम, चैप्टर खत्म होने वाला है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुम इस लायक हो गए कि मैं अब अगले चैप्टर पे चला जाऊं। एक एक ऑप्शन को ध्यान से सोचो। मैंने कहा मे बी देयर, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है बस। शुड आई स्टार्ट? चलिए, सबसे पहले हम पहले ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। उसने कहा ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो है। जब सारे ही फोर्स जीरो हैं, जब सारे ही फोर्स जीरो हैं, तो नेट फोर्स जीरो होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन चूज किया जाएगा। जी हाँ, ये भी हमारे आंसर का हिस्सा होगा। समझ में आता रहे तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं जा रहा हूं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, बच्चों एक बात तो तुम मेरी समझ लो अच्छे से। अगर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी कहा है तो तुम्हें नेट फोर्स को जीरो करना ही पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी केवल तब हो सकती है जब नेट फोर्स जीरो हो। तो एक आसान सी भाषा में
वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से किस किस केस में नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो मैंने देखा पहले केस में हो सकता है, मैं जा रहा हूं सेकंड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंट होना मैग्नेटिक फोर्स की गारंटी नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के तीन केस होते हैं। पहला, थीटा 0 और 180। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स ना हो, और मैग्नेटिक फोर्स ना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले ही नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जी हाँ, सेकंड ऑप्शन में भी मुझे एक पॉसिबिलिटी मिल गई है। सेकंड ऑप्शन में भी मुझे एक पॉसिबिलिटी मिल गई है। बताइए यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा केस होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो हो सकता है वही वाला केस हो। तो वो तो मुझे मे बी कह रहा है ना, तो मैं तो पॉसिबिलिटी मिलते ही कह दूंगा कि यस, ये भी आंसर का हिस्सा है। अब आ जाओ थर्ड पे। मैंने कहा अगर वेलोसिटी तुम्हें कांस्टेंट करनी है तो तुम्हें नेट फोर्स को जीरो करना ही पड़ेगा, है ना। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो एक बात सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स एंगल पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, इसमें थीटा नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो। लेकिन एक फोर्स तो है ना, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर तुम वेलोसिटी को कांस्टेंट करना चाहते हो तो तुम्हें नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो ये मेरे आंसर का हिस्सा नहीं है, इस ऑप्शन को मैं चूज नहीं करूंगा। आ जाओ फोर्थ ऑप्शन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर वाला एक केस पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ऐसा हो सकता है ना, उसने डायरेक्शन तो नहीं बताई मुझे, तो ऐसा हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो, और चार्ज पार्टिकल दोनों की परपेंडिकुलर इस तरह से आ जाए कि ई और बी के रेशियो के बराबर वेलोसिटी हो। ऐसे केस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन। तो फोर्थ केस में वेलोसिटी सेलेक्टर वाला अगर केस हुआ तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। इसीलिए मैं इस सवाल का सही आंसर क्या चूज करूंगा? एल से की ऑप्शन वन, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड, ये तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल हैं। हाथ उठाइए कौन कौन सही था। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, आई एम सॉरी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। चलो मैं आगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। वेरी गुड, दोनों बच्चे जिन्होंने सही किया। चलते हैं अगले सवाल पे। अब तो सबको समझ में आ गया ना? एक और करो। ऐसे लिखो, अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। अ चार्ज पार्टिकल गोज undeviated in a gravity free space. A charged particle goes undeviated in a gravity free space. Which of the following possibility
Which of the following possibility may be there? Which of the following possibility may be there? बच्चों ये साइन है कोलिनियर का। अगर ऐसे है तो मतलब कोलिनियर, और अगर ऐसे करके कट कर दिया मतलब कोलिनियर नहीं है, कोई और एंगल हो सकता है। A particle goes undeviated in a gravity-free region. Particle goes undeviated in a gravity-free region. Which of the following possibility may be there? Only and only कॉम्पिटेटिव लेवल सवाल है। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वेलोसिटी सेलेक्टर, सिर्फ वो ही स्कूल सिलेबस में आ सकता है। इसके अलावा जो मैं अब सवाल पूछ रहा हूं, जो मैंने पिछला सवाल कराया, जो मैंने पिछली क्लास में सबसे आखिर में सवाल कराया, इस तरीके के सवाल ओनली कंपटीशन में आते हैं। भले ये आसान है, लेकिन ट्रेंड बता रहा हूं मैं, ट्रेंड क्या है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस तरीके का पाथ हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में किस किस तरीके का पाथ हो सकता है, वो सब बता के आया हूं। तुम्हारे लिए अब ये सब आसान है, मुश्किल नहीं। मैंने कहा चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी में बी देयर। चलिए हम सब मिलकर अब एक एक ऑप्शन पे सोचेंगे। आप इस सवाल में अंडरलाइन करेंगे अनडेविएटेड। अनडेविएटेड वर्ड को अंडरलाइन करो। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अनडेविएटेड जाना मतलब पाथ का स्ट्रेट लाइन होना। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है। आसमान से जमीन की तरफ गिरती हुई एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है वेलोसिटी का, वो एक अनडेविएटेड पाथ है। आपने अपने घर की छत पे खड़े होके एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जबकि पाथ स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है तो अनडेविएटेड ही। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम आंसर लिखने पे अब कम ध्यान रखो, अब लिख दिया तुमने आंसर, अब तुम मुझे सुनो, मेरी बात सुनो और ये बताओ कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। इन बातों के मतलब को समझो। सिर्फ अनडेविएटेड है इसमें काम की बात, और अनडेविएटेड का मतलब ये हुआ कि पाथ स्ट्रेट लाइन मांगा है, पाथ स्ट्रेट लाइन मांगा है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो या ना हो उससे मुझे कोई लेना देना। स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है, अलाउड है, स्पीड सेम भी रह सकती है। बस उसने एक ही डिमांड की है, उसको क्या चाहिए, उसे पाथ स्ट्रेट लाइन चाहिए, दैट्स इट। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बोलो। उसे सिर्फ पाथ स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्पीड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेम से उसको कोई लेना देना नहीं है, उस पर उसको कुछ नहीं कहना, पाथ स्ट्रेट लाइन चाहिए। चलो फिर आ जाओ, एक एक ऑप्शन को सोचते हैं और जरा देखते हैं कि क्या पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे सोचिए। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, तो वेलोसिटी ऐसे हो गई, वेलोसिटी ऐसे हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल है। जितने बच्चे क्लास में हैं उनमें से ये एक या दो को ही समझ में आएगा, ट्रस्ट में, एक या दो को ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी 11th क्लास की नॉलेज भी यूज होगी। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। मैं इस पे बाद में आता हूँ, ये जो लिख रहा है पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े बनने की कोशिश करो कि तुम बड़े बन सको, कोशिश करो। मैंने कहा एक या दो बच्चों को ये समझ में आएगा, पर कोशिश कर सकते हो तुम समझने की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्लस एक्स पर होगा या माइनस एक्स पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्लस एक्स पर लगेगा या माइनस एक्स पर लगेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स एक्सिस पर ही आएगा, इधर प्लस एक्स और माइनस एक्स। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B। V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो रिजल्टेंट दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ कोलिनियर कभी हो ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कभी कोलिनियर हो ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी के साथ कोलिनियर हो ही नहीं सकता। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर बनी हुई है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्स पर कभी आ ही नहीं सकता। लेट मी रिपीट अगेन, लेट मी रिपीट अगेन। मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B है, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर का बेसिक यूज कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा। अब ये एक या दो बच्चों को पढ़ा रहा हूं इस टाइम, हर सवाल सबके लिए नहीं होता। Q इंटू V क्रॉस B है, V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर बनी हुई है तो मैग्नेटिक फोर्स कभी एक्स पर आ ही नहीं सकता, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा। अगर वेलोसिटी एक्स पर बनी हुई है तो एक्स पर आ ही नहीं सकता मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर अगर बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स पर ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्स एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फोर्स एक्स एक्सिस पर है नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्स एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फोर्स एक्स एक्सिस पर है नहीं, तो ऐसे दो फोर्स का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है जो एक दूसरे से 180 का एंगल बनाए। एक प्लस एक्स पे है तो दूसरा माइनस एक्स पे हो, एक प्लस वाई पे है तो दूसरा माइनस वाई पे हो, एक प्लस जेड पे है तो दूसरा माइनस जेड पे हो। ऐसे ही दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो दे सकते हैं। लेकिन अगर दो फोर्स के बीच में 180 का एंगल नहीं है तो उनका रिजल्टेंट कभी जीरो आ ही नहीं सकता। इसीलिए यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल होगा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन कभी हो ही नहीं सकता। आई विल से नेवर, नेवर। इस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। देखो बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाओ किसको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई। अमूल्य, रुद्रांश, नमन, मुस्कान, कैफ, अंशिया, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। पलक, हर्षित, स्पर्धा, विनायक, डोरेमोन, नहीं ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अगर तुम ये बात समझ पाए, क्योंकि मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था। पढ़ाना मुझे सारा ही लेवल है, लेकिन हर सवाल हर बच्चे के लिए नहीं होता। बहुत बढ़िया, जीनियस तुम अगर समझ गए। और सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन, उसने मेरे से कहा अनडेविएटेड जा रहा है, पॉसिबिलिटी ढूंढो। तो मैंने कहा भैया पहली पॉसिबिलिटी में कभी अनडेविएटेड जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन मैंने रिजेक्ट मार दिया है। सब लोग हाथ नीचे कर लो, सेकंड ऑप्शन पे सोचते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों कि V और E कोलिनियर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है V और E, V और E कोलिनियर नहीं है, जबकि
E और B कोलिनियर हैं, E और B कोलिनियर हैं। चलिए, तो अगर E और B कोलिनियर हैं तो ये बना, E और B कोलिनियर हैं। वेलोसिटी और E कोलिनियर नहीं है, जबकि E और B कोलिनियर हैं। ओके, देखो मैं वापस वही बात कहूंगा। बच्चों एक बात बताओ, मैं फर्स्ट ऑप्शन से ही एक्सप्लेनेशन उठा लूंगा सेकंड की भी। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। मैं देखूंगा ही नहीं इस तरफ, मैं इस तरफ नहीं देखूंगा, मेरे लिए इतना बहुत है। ई और बी कोलिनियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स पर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्लस एक्स पर होगा या माइनस एक्स पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE। इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्स एक्सिस पर ही होगा, या तो प्लस एक्स पर या माइनस एक्स पर, डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स पर ही होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फोर्स कभी एक्स पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, V क्रॉस भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स V से भी 90 बनाता है, मैग्नेटिक फोर्स B से भी 90 बनाता है, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड X पर है तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी प्लस एक्स या माइनस एक्स पर हो ही नहीं सकता, वो या तो Y पर होगा या वो Z पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आ गया X पे, और मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है X के परपेंडिकुलर, या तो Z पे या Y पर। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। बोलो यस और नो। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? इस केस में भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, इस केस में भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अब या तो मैग्नेटिक फोर्स Y पर है या Z पर है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। और अनडेविएटेड इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वेलोसिटी सेलेक्टर के केस में E और B को परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए ये भी मैं चूज नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन, V और E पैरेलल हैं, E और B भी पैरेलल हैं। V और E पैरेलल हैं, थर्ड ऑप्शन पे जा रहा हूं। V और E पैरेलल हैं। दिस इज V, दिस इज E। V और E पैरेलल हैं, E और B भी पैरेलल है, मतलब तीनों पैरेलल है। ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना बच्चों। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोलिनियर आ जाती है, तो ये केस नंबर 1 बनता है मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे चार्ज पार्टिकल पर नहीं लगता मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे चार्ज पार्टिकल पर नहीं लगता मैग्नेटिक फोर्स, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट होगा। अगली बात बहुत संभल के सुनना मेरी, उसे सिर्फ पाथ अनडेविएटेड चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं चाहिए। एक बॉल जो आसमान से जमीन की तरफ आ रही होती है उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, mg होता है, तब भी उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और mg कोलिनियर है। एक बॉल जिसको आसमान की तरफ उछाल दिया गया, उसकी वेलोसिटी आसमान की तरफ है, जबकि उस पर फोर्स mg डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो चाहे बॉल आसमान से जमीन की तरफ आए, चाहे जमीन से आसमान की तरफ जाए, दोनों केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। 11th क्लास के काइनेमेटिक्स 1D का डिस्कशन मैंने ये लिया।
मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए या तो नेट फोर्स ही जीरो हो जाए, या तो नेट फोर्स ही जीरो हो जाए, या नेट फोर्स और वेलोसिटी को लीनियर आ जाए, या नेट फोर्स और वेलोसिटी को लीनियर आ जाए। मैंने कहा बैच में 2 बच्चे के लिए है ये, 2 से ज्यादा समझ रहे हैं तो मेरे लिए बोनस है वो, मेरे लिए प्राउड का विषय है वो, अगर 2 से ज्यादा को बात समझ में आ रही है। अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, सॉरी वेलोसिटी नहीं, आपको अगर पाथ स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर आपको पाथ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो या तो नेट फोर्स जीरो हो जाए, या तो नेट फोर्स जीरो हो जाए, या नेट फोर्स और वेलोसिटी कोलिनियर हो जाए। ऐसे केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मैंने काइनेमेटिक्स 1D का एग्जांपल लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि mg तो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि वेलोसिटी वर्टिकल में नहीं होती, तुम कुछ एंगल पे फेंकते हो, तो वेलोसिटी और mg कोलिनियर नहीं होते, इसलिए पाथ पैराबोला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स तो बचा ही नहीं, अब यहाँ सिचुएशन ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बचा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्लस एक्स पर होगा या माइनस एक्स पर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्लस एक्स पर होगा या माइनस एक्स पर होगा, लेकिन दोनों ही केस में वेलोसिटी या तो 0 डिग्री बनाएगी या 180 डिग्री बनाएगी, और अगर वेलोसिटी नेट फोर्स के साथ कोलिनियर है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन मेरे आंसर का हिस्सा है। कितने लोगों को समझ आया? बिल्कुल ईमानदारी से बताना भाई। नमन, रुद्रांश, कैफ, अंशी, मुस्कान, पलक, अमूल्य, हर्षित, विनायक, अनन्या, स्पर्धा, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये तुम आज के लेक्चर में तुम मुझे ये टीचर्स डे का गिफ्ट दे रहे हो सीरियसली, ऐसे सवालों पे हाथ उठा के। ये मेरे लिए टीचर्स डे का गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है थर्ड का डिस्कशन। और फोर्थ पे तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। फोर्थ पे तो मैं एक वर्ड बोल दूंगा बस। बोलो कौन सा वर्ड? वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन। बोलो यस और। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? V और E कोलिनियर नहीं है, E और V भी कोलिनियर नहीं है। क्या ऐसे केस में पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने कोलिनियर को मना किया है ना, मत बना कोलिनियर, परपेंडिकुलर बना दे। कोलिनियर मत बना, परपेंडिकुलर बना दे। ये ले, देख नहीं है, ई और बी कोलिनियर परपेंडिकुलर है। और वेलोसिटी ये ले, वेलोसिटी यहां बना दे, तो तीनों परपेंडिकुलर है। वी और ई में भी 90 है, वी और बी में भी 90 है, ई और बी में भी 90 है। तीनों में से कोई एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है ना। तो इस केस में अगर क्यू ई और क्यू वी भी बराबर हो गए तो नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगा और पाथ हो जाएगा अनडेविएटेड। तो जी हाँ, फोर्थ भी पॉसिबिलिटी है। तो इस सवाल का सही आंसर है थर्ड और फोर्थ। इस सवाल का सही आंसर है थर्ड और फोर्थ। गॉट इट? थर्ड और फोर्थ इस सवाल का सही आंसर है। वापस फिर से लिखो सवाल, फिर से लिखो, लैंग्वेज लिखो। अ चार्ज पार्टिकल, a charge particle moves with constant velocity. A charged particle moves with constant velocity in a gravity-free region. Which of the following possibility? Which of the following possibility may be there? Which of the following possibility may be there? बच्चों यही चार ऑप्शन आपके सामने, दोबारा यही चारों सवाल, यही चारों ऑप्शन सॉरी, नोट कर लो इस बार मैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छा तुम लोगों ने परफॉर्म किया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने सारे बच्चे समझेंगे। तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली 2 मिनट देना चाहूंगा।
2 मिनट है तुम्हारे पास, चारों ऑप्शन पे ध्यान से सोचना। मैंने डिमांड की है चार्ज पार्टिकल गोज with constant velocity in a gravity free space, which of the following possibility may be there? ये डिमांड मैंने की है। 2 मिनट है तुम्हारे पास। तो मुझे 2 बच्चों का रिप्लाई मिला है बस, रुद्रांश और अंशी। देखो बच्चों, मैं पिछले सवाल में ही ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस सिचुएशन में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। आप पिछले सवाल को दोबारा सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। इसमें भी नहीं हो सकता। इस केस में मैंने क्या कहा था कि नेट फोर्स होगा जरूर। मैंने यहाँ पे क्या कहा था? मैंने यहाँ पे कहा था V इज पैरेलल टू E। V और E पैरेलल है, और E और B पैरेलल नहीं है। सॉरी, E और B भी पैरेलल है, और V और E भी पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो गया था, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स बचा था, और इलेक्ट्रिक फोर्स और वेलोसिटी को लीनियर आ गए थे, जिसकी वजह से पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया था। लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं था। नेट फोर्स 0 नहीं था। इस बार मुझे पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, इस बार मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पाथ भी स्ट्रेट लाइन हो और स्पीड भी सेम बनी रहे। तो उस केस में तो आपको नेट फोर्स को ही 0 करना पड़ेगा। तो इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं हुआ था पिछले सवाल में। ओनली एंड ओनली यही पॉसिबिलिटी है। वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन, अगर QE और QBB ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए VE और B, और QE ने QBB को बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे ओनली एंड ओनली इस केस में ऐसा हो सकता है। हाथ उठाइए। ओनली एंड ओनली इस केस में ऐसा हो सकता है। वाह भाई वाह, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा आसान सवाल पूछूं एक, थोड़ा सा आसान। ये बच्चों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां से चार्ज पार्टिकल की एंट्री है, यहां से चार्ज पार्टिकल की एंट्री है। एक पार्टिकल ऐसे आता है, एक दूसरा पार्टिकल है वो ऐसे, और ये वाली डिस्टेंस है D। एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है और इस पाथ पे चलता हुआ यहां से बाहर हो जाता है। एक दूसरा पार्टिकल है, वो यहां से एंटर करता है, लेकिन वो इस पाथ पे चलता हुआ यहां से बाहर आता है। और ये जो दो लोकेशन है, इनके बीच में मैंने डिस्टेंस को क्या दिखाया है? D। डायग्राम बनाओ। लैंग्वेज लिखो, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ is a device for separating mass spectrograph is a device for separating charge particles of different masses. Charge particles of different masses. फुल स्टॉप लगा देना। Consider two particles of same charge Q. Consider two particles of same charge Q but different masses m1 and m2.
but different masses m1 and m2 injected into the given region injected into the given region as shown in figure. Find D. Find D. ये D कैलकुलेट करना है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर एक रीजन होता है जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के काम आता है। बच्चों आवाज तो आ रही है ना तुम सबको मेरी? तो इसी तरीके से मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा रीजन होता है जो अलग अलग मास के चार्ज पार्टिकल्स को अलग कर देता है। तो उसने कहा कि हमने सेम चार्ज बट अलग अलग मास के दो चार्ज पार्टिकल को इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो दिखा रखी है डायग्राम में गिवन है। आपको ये डी कैलकुलेट करना है, डी। जिसका हो जाए हाथ उठा देना बस। ओनली एक बच्चे ने हाथ उठाया। कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करते करते तुम शायद ये सोचने लगे कि सारे सवाल अच्छे होंगे। देखो जी, ये पहले पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का डायमीटर है और ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का डायमीटर है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2r1 में d जोड़ दूं तो 2r2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 2r2 माइनस 2r1 होगी। r होगा एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन क्यू बी। चार्ज दोनों का सेम था। कॉमन है 2v अपॉन क्यू बी और बचा m2 माइनस m1। चलो अब बताओ कौन कौन सही है। बाकी सब हाथ नीचे कर लो, जिनके सही है वो हाथ ऊपर रखो। 2v अपॉन क्यू बी m2 माइनस m। था ना आसान सवाल? इजी था? इजी है सब। अब इतना बढ़िया पढ़ लिया है, अब थोड़ी फंसोगे तुम कहीं। चलो एक और लिखो, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है बच्चों, हाथ नीचे कर लो, अगला सवाल लिखो। ये प्रीवियस ईयर है। When a proton is released from rest in a room, when a proton is released from rest in a room, comma लगा के, it starts with an initial acceleration a nod towards west. When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a nod towards west. Full stop. When it is projected towards north with a speed v naught,
when it is projected towards north with a speed of v naught, it moves with an initial acceleration 2a naught towards west. It moves with an initial acceleration 2a naught towards west. Find the minimum possible magnetic field in the room. Find the minimum possible magnetic field in the room. बच्चों जिसके सिग्नल एकदम ठीक हैं प्लीज हाथ उठाना. कैफ अनम्यूट कर. हेलो कैफ. Yes, sir. सवाल बोल जरा एक बार पूरा. When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a naught towards west. When it is projected towards north with a speed of v naught, it moves with an initial acceleration 2a naught towards west. Find the minimum possible magnetic field in the room. Thank you, कैफ. हाँ तो बच्चों सबसे पहले उसने ये कहा जब एक प्रोटॉन को हमने किसी रीजन में भेजा तो वो ए नॉट एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ चलने लगा. ध्यान से पढ़ो. पहली जो लाइन लिखी है उसको ध्यान से पढ़ो. जब प्रोटॉन को हमने रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, तो जब प्रोटॉन रेस्ट में था तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगा होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फोर्स तो क्यू वी भी होता है. अगर वी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता. प्रोटॉन रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगा होगा. तो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और ए नोड एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ चलने लगा. तो F इज इक्वल टू एम ए. एफ को हम कह सकते हैं क्यू ई. इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए. इक्वेशन नंबर 1. पहली जो लाइन लिखी है कि एक प्रोटॉन को रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैग्नेटिक फोर्स पे सोचो ही मत. क्यू वी भी होता है, वी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा फिर? ओनली कौन लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स. ओनली एंड ओनली एक ही फोर्स लगेगा, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स. इज इक्वल टू तो F इज इक्वल टू क्यू ई और F को एम ए लिख दिया. तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ए और Q की जगह प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका सिंबल स्मॉल ई यूज कर लिया. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. आगे कह रहा है और वेस्ट की तरफ है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ये वेस्ट की तरफ लगा. इलेक्ट्रिक फोर्स वेस्ट की तरफ लगा क्योंकि प्रोटॉन है ना भाई, प्रोटॉन है ना. तो अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे तो उधर ही फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर वेस्ट की तरफ फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट की तरफ ही रहा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट की तरफ ही रहा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ ही रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स वेस्ट की तरफ लगा है. कितना? क्यू ई इज इक्वल टू एम ए. इक्वेशन नंबर 1. आगे क्या कह रहा है? When it is projected towards north with a speed of v naught, जब हमने इस जगह रिलीज ना करके, जब हमने इस जगह रिलीज ना करके, किस जगह? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक है E, जब हमने रिलीज ना करके प्रोटॉन को v नॉट वेलोसिटी से फेंका, जब हमने पार्टिकल को रिलीज नहीं किया, वो तो लाइन 1 थी कि अगर रिलीज करें तो क्या होगा. अब आगे क्या कह रहा है? रिलीज मत करो, रिलीज मत करो, नॉर्थ की तरफ v नॉट वेलोसिटी से फेंक दो. तो वेस्ट की तरफ 2a नॉट एक्सेलरेशन आ गया. अच्छा, a नॉट एक्सेलरेशन तो सिर्फ QE से आ रहा था, E नॉट एक्सेलरेशन तो QE से आ रहा था. तो वेस्ट की तरफ एक्सेलरेशन क्यों बढ़ गया? इसका मतलब वेस्ट की तरफ नेट फोर्स बढ़ा होगा. तो वेस्ट की तरफ एक फोर्स और आ गया होगा. बोलो कौन? बोलो कौन? मैग्नेटिक फोर्स है ना, QVB साइन थीटा.
QVB sin थीटा। अभी मुझे नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आई डोंट नो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होगा, इसलिए मैंने थीटा लिख लिया। क्योंकि जब ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था तो ए नॉट एक्सेलरेशन आ रहा था, जब मैंने पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका तो वेस्ट की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ गया। इसका मतलब वेलोसिटी के आने से एक्सेलरेशन बढ़ गया, मतलब वेलोसिटी आने से कोई फोर्स आया, वेलोसिटी के आने से कौन सा फोर्स आया होगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्यूवी भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और किधर आया होगा, जिधर नेट फोर्स बढ़ा है, इसलिए वेस्ट की तरफ नेट फोर्स बढ़ा है तो वेस्ट की तरफ ही मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब वेस्ट की तरफ जो नेट फोर्स है वो है QE प्लस QVB साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस केस में जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2a नॉट। इस केस में इतना एक्सेलरेशन आया 2a नॉट। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 कहती है, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि मैं EE को ma नॉट लिख सकता हूं, इसलिए EE की जगह ma नॉट लिख दिया प्लस EVB साइन थीटा इज इक्वल टू 2ma नॉट। तो EVB sin theta is equal to 2ma naught minus ma naught will be only ma naught, right? तो उसने कहा था कि कम से कम कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा, तो B का जो एक्सप्रेशन आया वो है ma naught अपॉन EV sin theta। B का एक्सप्रेशन, कमरे में इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, B इज इक्वल टू ma naught अपॉन EV sin theta। लेकिन उसने मेरे से कहा B की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा ma naught अपॉन EV sin थीटा, और अगर B मिनिमम चाहिए तो sin थीटा मैक्सिमम चाहिए, और sin थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, इसलिए B की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी ma नॉट अपॉन EV। बोलो जी, समझ में आया है नहीं आया, जल्दी कमेंट में आके बताओ। जब रिलीज किया तो ओनली ए नॉट एक्सेलरेशन वेस्ट में आ रहा था, और जब फेंका तो 2a नॉट आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ कोई और फोर्स आके जुड़ गया तो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। तो QE प्लस QV भी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को 2a नॉट पुट कर दिया, और इक्वेशन नंबर 1 से QE को रिप्लेस करके B का एक्सप्रेशन निकाल दिया। अगर B मिनिमम करना है तो साइन थीटा मैक्सिमम कर दिया, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसलिए B की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ma नॉट अपॉन EV। जी हाँ, बिल्कुल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। अभी कल भी यही पढ़ाऊंगा, अभी अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, 2 एक लेक्चर लेने दो भी मुझे। चलो, थैंक यू।